Okay, good morning to all. चलिए, ओके, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून बेटा. या इट इज 12 o'clock. यस. सो आज हम रिवाइज कर रहे थे केमिकल काइनेटिक, और केमिकल काइनेटिक के अंदर आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो मोस्टली बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो लास्ट तक बने रहें और देखते रहें. तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं. इससे पहले एक चीज और बता दें कि हम इस पूरे ड्यूरेशन में जो कवर करने वाले हैं इसमें आपके न्यूमेरिकल्स भी होंगे और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी होंगे जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. ठीक है, और कोशिश करेंगे हम लगभग 15 to 16 क्वेश्चंस जो हैं उनको यहाँ कवर करेंगे. और ये क्वेश्चंस का जो पीडीएफ है ये भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के लास्ट में अवेलेबल हो जाएगा. आप इसे सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं सबसे पहले. सो हमारा पहला क्वेश्चन है, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. सो क्वेश्चन नंबर 1 है फॉर द एज्यूम्ड रिएक्शन. एक आपको रिएक्शन दी गई है जो हम एज्यूम कर रहे हैं. ठीक है, सो लेट्स सी. फॉर एज्यूम्ड रिएक्शन x2 plus 3y2 gives 2xy3. Write the rate of equation in term of rate of disappearance of y2. तो यहां आपको क्वेश्चन दिया गया है write the rate of equation in term of rate of disappearance of y2. ठीक है, तो पहले एक बार इस क्वेश्चन को समझे. देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्या पूछा गया है. ठीक है, फिर इसका आंसर अपन डिस्कस करते हैं. ओके, सो लेट्स सी. तो क्वेश्चन में कहा गया है कि ये आप पे रिएक्शन दी गई है कि एज्यूम कर लिया हमने कि ये रिएक्शन है हमारे पास. एंड फॉर दिस रिएक्शन यू हैव टू राइट द रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ इक्वेशन आपको लिखनी है यहाँ पर. ओके, इन टर्म ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ y के डिसअपीयरेंस की टर्म्स में आपको इसको लिखना है. तो देखिए हमने जब ये चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने बिगनिंग में ये चीज देखी थी कि जब हमारे पास में किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों अवेलेबल हैं तो वहां उन्हें हम किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं. रिएक्टेंट के लिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और प्रोडक्ट के लिए रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन की रेट को कैसे रिलेट किया जा सकता है. ओके, सो लेट्स सी. अब देखिए अगर मैं इन सब की रेट को आपस में इक्विवेलेंट लिखता हूं तो इसका लिखने का जो मेथड है वो कुछ इस तरह से होगा. जैसे x की टर्म्स में आप लिख सकते हैं कि dx2 अपॉन dt, क्योंकि ये रिएक्टेंट है आपके पास में तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको मैंने dx अपॉन dt लिखा है. ठीक है, और यहां पर नेगेटिव साइन क्योंकि रिएक्टेंट है इसलिए हमने यहां पर यूज में लिया है. सिमिलरली अगर y की बात करते हैं तो 3 आपका स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, और आपने पढ़ा था कि अगर हमारे पास स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है और हम उसे रेट ऑफ रिएक्शन की टर्म्स में लिख रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उस कंडीशन में आपको स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को अपॉन में लिखना है. ठीक है, तो यहां आपको स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को 1/3 dy2 अपॉन dt की फॉर्म में लिखना है. और सिमिलरली अगर मैं प्रोडक्ट को इसके इक्विवेलेंट करता हूं तो आई विल राइट 1/2 dxy3 अपॉन dt, इस तरह से लिखूंगा. ठीक है, लेकिन ये जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो नहीं आया है. ठीक है, तो यहां मुझे कुछ आंसर मिल भी रहे हैं. ठीक है, शिवराज का आंसर आया है y इक्वल्स टू ओके y के लिए 3/2 xy. चलिए देखते हैं यही आता है या डिफरेंट आता है. ओके, सो लेट्स सी. तो हम y की बात कर रहे थे तो y की टर्म्स में किस तरह से लिखेंगे.
तो देखिए क्योंकि हमें y की रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करनी है और आप इन सब से इसको इक्विवेलेंट शो करते हुए लिखेंगे। तो अगर मैं y की रेट ऑफ रिएक्शन लिखता हूं, केवल y के लिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिखता हूं, तो उस कंडीशन में 1/3 मुझे यहां नहीं चाहिए। तो इसको मैं अगर ट्रांसफर करता हूं वहां, ठीक है, तो यहां पर किस तरह से लिखा जा सकता है, dy2/dt, ठीक है। तो ध्यान रखना dy2/dt जो है ये y के लिए, y2 के लिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस है, ठीक है। इट विल बी इक्वल्स टू, और 1/3 को अगर आप राइट हैंड साइड में लेकर के जाते हैं, देन इट विल बिकम 3/2, ओके, dxy3/dt। और इसी तरह से अगर आप इससे कंपेयर करते हैं इसको, ठीक है, अगर आप इसको इससे कंपेयर करते हैं तो इससे भी कंपेयर करके लिख सकते हैं इसे dy2/dt, क्योंकि मुझे केवल dy2/dt यानी केवल y के लिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस चाहिए। तो 1/3 को आप इधर ट्रांसफर करेंगे, देन इट विल बिकम 3 आगे आ जाएगा यहां पर, 3 into dx2/dt, ठीक है। नेगेटिव साइन लगा सकते हैं आप दोनों के लिए, ठीक है, क्योंकि यहां पर हमारे पास में ये जो है रिएक्टेंट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो नेगेटिव साइन के साथ में शो होती है। और यहां अगर अपन x की बात करते हैं तो यहां पर भी नेगेटिव साइन है, बट नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल करके आप इसको पॉजिटिव शो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनको एक दूसरे के इक्विवेलेंट शो किया जा सकता है, ओके। तो एक तो क्वेश्चन ये था अपने पास में, तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके। क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया है हमने। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है फॉर द रिएक्शन A गिव्स B। आपको एक रिएक्शन दी गई है जहां पर A गिव्स B, A से B प्रोडक्ट की फॉर्म में बन रहा है। द रेट ऑफ द रिएक्शन बिकम्स 3 टाइम when the concentration of A is increased by 9 times। इसको समझते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 3 टाइम। अब पहले इसके लिए रेट लिखते हैं। देखिए हम रेट लिख रहे हैं, रेट इक्वल्स टू K A एंड X में यहां पर कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मतलब कोई भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की फॉर्म में हो सकता है। तो अब यहां पर कहा गया है कि द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 3 टाइम when concentration of A increase by 9 times। तो अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन को, A की कंसंट्रेशन को, X को भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, तो अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देता हूं 9 टाइम, ठीक है, तो आपके पास में रेट 3 टाइम हो जाएगी। तो देखिए 3 से मैं रेट को मल्टीप्लाई कर रहा हूं और K, और इसे मैं 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं कंसंट्रेशन को, और फिर उसके बाद में व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपसे पूछा गया है कि इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर क्या होगा, ओके, इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर क्या होगा। तो यहां पर ऑर्डर हम मान लेते हैं n है, जैसे सपोज x ले लेते हैं हम, यहां पर x ऑर्डर है हमारे पास। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आ रही है, यस, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आएगी बिल्कुल। तो क्योंकि यहां पर एक चीज देखिए हम लोग, हमें यहां कहा गया है कि अगर आप कंसंट्रेशन को 9 टाइम करते हैं, ठीक है, तो रेट आपके पास में 3 टाइम इंक्रीज हो जाता है। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो 3 का स्क्वायर जो होता है ना बेटा, वो 9 होता है। तो ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे वैसे, कि किसी भी रिएक्शन के लिए, ठीक है, किसी भी रिएक्शन में अगर आपके पास ऑर्डर में स्क्वायर आ रहा है तो ऐसा तभी पॉसिबल है कि अगर आप मान लीजिए यहां पर कंसंट्रेशन को, एक सेकंड, थोड़ा सा यहां कंफ्यूजन है, एक सेकंड, इसको ऐसे लेते हैं, एक बार क्वेश्चन को दोबारा ले रहा हूं मैं। यहां कहा गया है द रेट ऑफ द रिएक्शन बिकम्स 3 टाइम्स, ओके, रेट ऑफ द रिएक्शन 3 टाइम हो जाती है, 3 रेट, और when the concentration of A is increased by 9 टाइम, जब कंसंट्रेशन ऐसे ही आएगा, ठीक है, कंसंट्रेशन को आप 9 टाइम इंक्रीज करते हैं, 9 टाइम इंक्रीज करते हैं, 9A, ओके। तो आपको कहा गया है कि इसके लिए आप ऑर्डर फाइंड करें। बिल्कुल, रेट को 3 टाइम इंक्रीज हो गई है, कंसंट्रेशन को 9 टाइम इंक्रीज किया है आपने। चलिए देखते हैं अपन एक बार रेशियो करके। इसको मैं रेट फर्स्ट दे देता हूं, इसको रेट सेकंड दे देता हूं मैं। तो रेट फर्स्ट सेकंड डिवाइडेड बाय 3 रेट फर्स्ट,
3 को ऊपर ले रहे हैं अपन, ठीक है। 3 रेट सेकेंड और यहां पर आ जाएगा रेट फर्स्ट इक्वल्स टू, और फिर आप ले रहे हैं K9A डिवाइडेड बाय KA। ओके, तो ऑर्डर हमें पता नहीं है क्या है, ऑर्डर हमने जैसे सपोज n मान लिया है यहाँ पर, ठीक है, n कंसीडर कर लिया हमने। तो अब यहाँ पर क्योंकि इसने क्या है कि रेट 3 टाइम्स हो गई, तो फर्स्ट सेकंड लगाने की जरूरत नहीं आई थिंक अपन को, फिर रेट को रेट ही लिख देते हैं अपन, तो सॉल्व करना इजी रहेगा। रेट से रेट कैंसिल हो जाएगा, तो रेट से रेट कैंसिल हो गया है 3, और इसको अगर सॉल्व करते हैं k से k कैंसिल हो गया है, और यहाँ पर इसने कहा है कि ये आपके पास में 9 टाइम हो गया है। तो यहाँ इसको अगर ओपन करते हैं हम, a 9n आ गया है और a की पावर n आ गई है अपॉन, और यहां पर भी आपके पास a की पावर n आ गई है, ये इससे कैंसिल हो गया है, ठीक है। अब यहां पर इसको अगर मैं थोड़ा और सॉल्व करता हूं तो देखिए कैसे लिख सकता हूं मैं इसको, 3 और रेस टू पावर 2n लिख सकता हूं, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली यहां पर क्या है कि जब आप इसको ओपन करेंगे 3 रेस टू पावर 2n है यहां पर, इसको यूं भी लिख सकते हैं आप, तो 2n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद आपके पास अगर देखा जाए तो यहां पर बेस अगर सेम आते हैं बेटा, अगर बेस सेम आते हैं, इसको आगे सॉल्व कर रहा हूं मैं, जैसे 3 की पावर 1 है और यहां पर 3 की पावर 2n है, अगर बेस सेम आ जाते हैं तो पावर्स जो होती हैं वो आपस में इक्वल हो जाती हैं। तो यहां पर देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, 2n इक्वल्स टू 1 और n इक्वल्स टू 1/2, यानी n इक्वल्स टू 0.5, ये आ जाएगा। तो 0.5 का मतलब ये हाफ ऑर्डर है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। बीच में थोड़ा इंटरप्शन हो गया था, बट नाउ इट इज ओके। यस 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 यस, नाउ इट इज ओके। लेट्स कंटिन्यू। सो ये एक बार बेटा मैं आंसर को वापस से रिपीट कर देता हूं, वी हैव गॉट द आंसर, है ना। एक बार क्वेश्चन भी रिपीट कर देता हूं और आंसर भी रिपीट कर देता हूं कि क्वेश्चन क्या था हमारा और आंसर क्या है। लेट्स सी। तो देखिए हमारा क्वेश्चन था कि एक रिएक्शन है जिसमें A B में कन्वर्ट होता है, ठीक है। इस रिएक्शन के लिए आपको कहा गया कि रेट जो है, सॉरी, कंसंट्रेशन को अगर आप 9 टाइम इंक्रीज कर देते हैं, जैसे A की कंसंट्रेशन को मैं इंक्रीज कर रहा हूं 9 टाइम, तो यहां तो इस रिएक्शन के लिए सिंपल मैंने रेट लॉ लिखा है पहले, जो रिएक्शन दी गई है, उसके बाद मैं इसकी कंसंट्रेशन को 9 टाइम इंक्रीज कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन में कहा था कि अगर कंसंट्रेशन को 9 टाइम इंक्रीज किया जाए तो जो रेट है वो 3 टाइम इंक्रीज हो जाता है, तो रेट को मैंने 3 टाइम इंक्रीज कर दिया है। अब इसने पूछा कि आप बताएं कि यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो ऐसी रिएक्शन के लिए हम ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, ऑर्डर फाइंड करने के लिए आप इन दोनों को कंपेयर करें। तो पहले जो आपके पास जो इक्वेशन, ये तो इस इक्वेशन फर्स्ट है आपके पास और ये इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें। तो मैंने इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दिया है, तो जब मैं इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करूंगा तो आपके पास कुछ इस तरह से इक्वेशन दिखाई देगी, ठीक है। यहां पर n जो है बेटा ध्यान रखना है, n जो है वो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। इस ऑर्डर को ही हमें फाइंड करना है, n की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अगर हम n फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा, ओके। तो यहां पर अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, k से k को कैंसिल किया, रेट से रेट को कैंसिल किया हमने, ठीक है। उसके बाद में ये 9a है, ये a है, पावर n है, दोनों पर इसको ओपन करता हूं ब्रैकेट को, तो 9 पावर n और a रेज़ टू पावर n लिखा जा सकता है सब। अब यहाँ पर a रेज़ टू पावर n और a रेज़ टू पावर n से कैंसिल हो गया, आपके पास ये इक्वेशन बच गई है। इस इक्वेशन में थोड़ा सा इसको मैं और सिंप्लीफाई कर रहा हूं, जो 9 रेज़ टू पावर n है, 9 को मैं 3 रेज़ टू पावर 2 लिख सकता हूं, ठीक है। तो जब मैं 9 को 3 रेज़ टू पावर 2 लिखता हूं, उस कंडीशन में ये इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखाई देती है, ओके। सो यहां पर आप देखिए दोनों के बेस सेम है, अगर बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स इक्वल हो जाती हैं, ठीक है। तो इन पावर्स को हम इक्वल में या इक्विवेलेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां अगर मैं n की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं, n को मैं कैलकुलेट करता हूं, तो n इक्वल्स टू 1/2 आ जाएगा, 1/2 मींस 0.5। तो हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ओके, दैट इज 0.5, इसे हम हाफ ऑर्डर रिएक्शन कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, शानदार क्वेश्चन है। चलिए एक और बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं। यस, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज फॉर द रिएक्शन, चलिए एक रिएक्शन दी गई है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ रहे हैं अपन, दैट इज 2N2O5। दिस इज द क्वेश्चन
in gaseous state 4NO2 gaseous plus O2 gaseous, okay, and the rate of formation of NO2, यहां पर NO2 के लिए रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया गया है, जैसे DNO2 की फॉर्म में लिखते हैं अपन रेट ऑफ फॉर्मेशन DT, और ये वैल्यू है आपके पास 2.8 इंटू 10⁻³ मोल, नहीं सॉरी, m सेकेंड इनवर्स, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, वो मोलैरिटी की फॉर्म में ध्यान रखना है ये। देन कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपियरेंस, आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, ठीक है, N2O5 के लिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस हमें कैलकुलेट करना है। ओके, चलिए देखते हैं। सो हाउ कैन वी कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपियरेंस? बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, अगर आप इस पर ध्यान देते हैं तो बहुत इजीली समझ में आएगा। लेट्स सी, देखते हैं क्वेश्चंस को। सो इस क्वेश्चन में आपको गिवन वैल्यू है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 के अपीयरेंस की या फॉर्मेशन की रेट आपको गिवन है, दी गई है, और आपको कैलकुलेट करना है यहां पर कि डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, यानी आपको इसके डिसअपियरेंस की रेट फाइंड करनी है। हम यूं कह सकते हैं आपको फाइंड करना है dN2O5 अपॉन dt, ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है। ओके, चलिए कैलकुलेट करते हैं। एक बेटा थोड़ा सा अगर आप कनेक्ट हो गए हैं तो आप अपना नाम जरूर लिख दें, नाम लिख करके गुड मॉर्निंग कर दें, जिससे मुझे पता चल जाए कि हाँ आप लोग कनेक्ट हो चुके हैं, ठीक है, कौन कौन कनेक्ट है। So if you are connected, you can write your name so that I can know that you have connected. Yes, देखिए बेटा आगे, चलिए, तो शिवराज का तो आंसर आ गया है। ओके, 1.4 इंटू 10⁻3। ओके, वेरी गुड बेटा। चलिए देखते हैं क्या आता है आंसर। तो देखिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए सेम वही है हमने पहले देखा था। ओके, तारन, गुड मॉर्निंग तारन। श्रुति, गुड मॉर्निंग। ओके, सुमन, ओके बेटा। चलिए लेट्स कंटिन्यू करते हैं अपन लोग। तो अब अपन फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं इसे कि कैसे फाइंड करें। तो मैंने कहा था कि इस तरह के जब क्वेश्चन आपके पास में आते हैं तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जो आपके पास रेट्स हैं उनको इक्विवेलेंट शो कर दें, इक्विवेलेंट फॉर्म में लिख दें, जिससे आप बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी, तो देखिए यहां पर N2O5 के डिसअपियरेंस की रेट अगर मैं लिखता हूं इक्विवेलेंट फॉर्म में, तो इसको 1/2 आप लिखेंगे dN2O5 अपॉन dt। ओके, और फिर NO2 के लिए आप इसे लिख सकते हैं 1/4 dNO2 अपॉन dt। और O2 के लिए यहां जरूरत पड़ेगी नहीं हमें, क्योंकि O2 के बारे में इसने पूछा भी नहीं है। तो जो पूछा गया है और जो गिवन है, ठीक है, केवल उन दोनों को रिलेट करने की कोशिश करें। तो ये हमारे पास में इन दोनों की इक्विवेलेंट रेट अपन ने यहां पर लिख दी है। अब हमें फाइंड क्या करना है, गिवन क्या है वो देखिए। आपको ये फाइंड करना है, ये गिवन है। ओके, ये फाइंड करना है, ये गिवन है। तो हमें 1/2 नहीं चाहिए, 1/2 को आप शिफ्ट करें राइट हैंड साइड को। So it can be written as N2O5 upon dt equals to 2 को अगर मैं उधर ले जाता हूं तो 2/4 multiplied by dNO2 upon dt. It can be written as, इस तरह से लिखा जा सकता है। यहां तक आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। It is clear to all. Okay, शिवराज has also joined. Yes, good. चलिए देखते हैं। तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा, जो गिवन वैल्यूज है आपके पास में। तो N2O5 के लिए वैल्यू गिवन है आपके पास, रेट ऑफ अपीयरेंस दे रखा है इसका, और आपको इसे फाइंड करना है। देन D नेगेटिव साइन भी लगा दें क्योंकि रिएक्टेंट के लिए है ये। ओके, सो dN2O5 अपॉन dt इक्वल्स टू, और यहां 1/2 लिख रहे हैं इसको, ठीक है, कैंसिल करने के बाद 1/2 मल्टीप्लाइड बाय, और जो गिवन वैल्यू है आपके पास 2.8 इंटू 10⁻³ ओके। तो अब यहां पर कैंसिल करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा
और आंसर जो है दैट इज 1.4 इंटू 10⁻³ ठीक है, दैट विल बी द आंसर। तो यहां पर मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर वैसे ऑलरेडी आ गया था शिवराज का, शिवराज ने आंसर बता दिया था पहले, वेरी गुड, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर है बेटा, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया तो थम्स अप भी दे सकते हैं आप, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ यू हैव अंडरस्टूड, ओके। चलिए चलते हैं आगे। क्योंकि अब इसमें ऐसा है कि आपकी वॉइस तो आएगी नहीं, ठीक है ना, तो केवल आपके इंप्रेशन ही मुझे दिखाई देंगे यहाँ पर, जो भी आप वो करते हैं, टाइप करते हैं, जो भी कमेंट करते हैं। चलिए लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन था बेटा। जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर ले रहा हूँ वो सारे क्वेश्चंस इस तरह के हैं जो मोस्टली बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रताप सिंह, ओके बेटा, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन आपको दी गई है जिसके लिए एक रेट लॉ दिया हुआ है। रिएक्शन लिख देता हूं मैं पहले। तो रिएक्शन है आपके पास एस्टर प्लस H प्लस आयंस गिव्स एसिड प्लस अल्कोहल, और यहां पर आपको एक रेट लॉ दिया गया है दैट इज dx अपॉन dt इक्वल्स टू K, और एस्टर लिखा हुआ है एंड देन फिर लिखा हुआ है आपके पास H प्लस आयन कंसंट्रेशन पावर 0। अब यहां कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है। व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, आपको बताना है इफेक्ट ऑन रेट, ठीक है, रेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इफ, अगर मैं यहां क्या करता हूं, पहला केस कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर इज डबल, कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर इज डबल, अगर एस्टर की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। चलिए बेटा आपसे पूछते हैं, आप बता सकते हैं। यहां पर ये रिएक्शन आपको दिख रही है, एस्टर प्लस H प्लस आयन, एसिड प्लस अल्कोहल, और इस रिएक्शन का ये रेट लॉ लिखा हुआ है आपके पास, दिस इज द रेट लॉ। आपको पता है रेट लॉ क्या होता है बेटा, रेट लॉ एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड होता है, ठीक है, इट इज टोटली बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। तो इस रेट लॉ के अकॉर्डिंग आपको बताना है व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन रेट, ठीक है, रेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम एस्टर की कंसंट्रेशन को डबल कर दें। अगर मैं इस एस्टर की कंसंट्रेशन को डबल कर देता हूं इस रिएक्शन में, तो रेट पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। यस, कैन एनीबॉडी आंसर इट, बता सकते हैं बेटा, ओके। चलिए तो देखिए बिल्कुल सिंपल है बेटा इसका आंसर, इट्स वेरी सिंपल, कि अगर आप एस्टर की कंसंट्रेशन को डबल कर देते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, रेट विल बी डबल्ड। ओके शिवराज, यस राइट बेटा, बिल्कुल सही है। एक्चुअली यहां पर क्या है, आप देखें कि एस्टर के ऊपर पावर 1 लगी हुई है यहां पर, ठीक है, और H प्लस आयन कंसंट्रेशन के ऊपर पावर 0 है। तो इसका मतलब अगर हम बात करें एस्टर की टर्म्स में, तो एस्टर की टर्म्स में इसकी जो रेट है, ऑर्डर है, वो 1 है, ठीक है। तो अगर ऑर्डर 1 है दैट मींस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता क्या है कि अगर अपन रेट और कंसंट्रेशन के बीच में इस तरह से ग्राफ बनाते हैं, एक तरफ रेट है एक तरफ कंसंट्रेशन है, तो स्ट्रेट लाइन आती है कि अगर मान लो आप कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो रेट भी डबल हो जाएगी, ठीक है ना। अगर आप कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो रेट भी डबल हो जाएगी। तो डेफिनेटली यहां पर ध्यान रखें, रेट विल बी डबल, ठीक है, रेट जो है वो क्या हो जाएगा, रेट डबल हो जाएगा। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। बी पार्ट इसका क्या पूछा गया है, देखिए इसमें एक चीज और पूछी है, और वो ये पूछा गया है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज डबल्ड, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज डबल्ड। अगर मैं अब इस रिएक्शन में H प्लस की कंसंट्रेशन को, ये वाली जो कंसंट्रेशन है, H प्लस की कंसंट्रेशन को डबल कर देता हूं इस रिएक्शन में, तो क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। वेटिंग फॉर योर आंसर, वेटिंग फॉर योर आंसर। नो इफेक्ट, वेरी गुड, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बेटा, ठीक है, इस पर कोई भी इफेक्ट इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि यहां पर H की टर्म्स में, H प्लस की टर्म्स में ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है,
और हमें पता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होती है वो रेट को इफेक्ट नहीं करती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, नो इफेक्ट ऑन रेट, रेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, यहां पर रेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। शानदार क्वेश्चन है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो यहाँ क्वेश्चन में ना आप इसका डिफिकल्टी जो है वो मत देखें कि उसकी डिफिकल्टी की रेंज कितनी है, ठीक है, डिफिकल्टी लेवल कितना है। एक्चुअली बोर्ड पैटर्न के जो क्वेश्चंस होते हैं ना बेटा, वो सब तरह के आते हैं, उसमें मॉडरेट भी होते हैं डिफिकल्टी लेवल में, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो लिटिल बिट क्रिटिकल थिंकिंग ऑर्डर वाले होते हैं, ऐसे भी होते हैं। तो अपन सब तरह के क्वेश्चन यहाँ पर ट्राई करेंगे। तो ये डिफिकल्टी लेवल में काफी डाउन है, बट ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यस, द रिएक्शन इज अ सेकेंड ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट, ठीक है। तो यहां क्वेश्चन कहा गया है कि अ रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर with respect to reactant, एक रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में एक रिएक्शन जो है वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ओके, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। एंड हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड, तो यहां पूछा गया है कि हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड, रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से अफेक्ट होगी, ठीक है। इफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड, अगर हम क्या करें, इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड, उसको घटा करके आप कितना कर रहे हैं, रिड्यूस्ड टू हाफ, घटा करके आपने कंसंट्रेशन को आधा कर दिया है, हाफ। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, साथ में ये भी पूछा गया है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होगा, ठीक है, फॉर सच रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन के लिए। तो दो चीज पूछी गई है यहां पर, ठीक है, दो चीजें यहां पर पूछी गई हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो पहले तो एक सिंपल सी रिएक्शन लिख देते हैं, जैसे ये रिएक्टेंट है आपके पास और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इस रिएक्शन के लिए कहा गया है कि ये रिएक्शन जो है इसमें सेकेंड ऑर्डर है रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को आप किस तरह से लिखते हैं, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को जब आप रेट लॉ में लिखते हैं तो वहां पर उस पर पावर 2 लगाते हैं, एक्सपोनेंशियल पावर 2 लगाते हैं। तो इसके लिए मैं रेट कैसे लिखूंगा, रेट विल बी इक्वल्स टू के, और यहां रिएक्टेंट के ऊपर मैं पावर 2 लगा दूंगा क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को शो कर रहा है। आई थिंक ये चीज समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है, कि मैंने 2 क्यों लगाया है, क्योंकि यहां पर रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में वो सेकेंड ऑर्डर है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद कहा गया कि हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड, इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे इफेक्ट होगा, इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू हाफ, अगर मैं कंसंट्रेशन को आधा कर दूं तो, ठीक है। तो कंसंट्रेशन को आधा करते हैं, चलिए, तो ये तो रेट फर्स्ट मान लेते हैं इसको, और अब रेट को मैं ये रेट सेकंड ले लेता हूं जब मैं कंसंट्रेशन को चेंज कर रहा हूं, आधा कर रहा हूं कंसंट्रेशन को, तो के एज इट इज रहेगा। अब कंसंट्रेशन को आधा कैसे करेंगे बेटा, आधा करने के लिए आप क्या करेंगे, इसे लिख सकते हैं R/2, ठीक है, R/2 और पावर 2, इस तरह से लिख सकते हैं। मैंने यहां पर कंसंट्रेशन को आधा कर दिया है, ओके, हाँ 1/2 कर दिया है। अब यहां पर हमें इनको कंपेयर करना है कि रेट पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो कंपेयर करने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों को, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को एक साथ यूज में लेंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। तो अगर मैं सेकंड में फर्स्ट को डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो हम यहां कर देते हैं डिवाइडिंग फर्स्ट फ्रॉम इन सेकंड, इसको सेकंड इक्वेशन में डिवाइड कर दो तो क्या होगा, चलिए यहां लिख के देखते हैं क्या होगा। तो यहां हम लिख देते हैं रेट, या फर्स्ट में डिवाइड कर दो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, दोनों से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जो लिखा है उससे सॉल्व कर लेते हैं। रेट सेकंड इक्वल्स टू के, और आपके पास इसको ओपन कर रहे हैं बेटा, तो ये आर स्क्वायर मतलब आर पावर 2 हो जाएगा यहां पर, और अपॉन में, और ये क्योंकि 2 का स्क्वायर है तो इसको क्या लिखूंगा मैं, 4 लिखूंगा, ठीक है, और फिर अपॉन में ये है आपके पास में रेट फर्स्ट
रेट फर्स्ट, और यहां पर आपके पास में अगेन k है और फिर r स्क्वायर है, ठीक है, मल्टीप्लाई, और यहां पर r स्क्वायर है, तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल कर दिया मैंने, k से k को कैंसिल कर दिया है। मुझे रेट सेकंड देखना है कि रेट सेकंड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। रेट सेकंड विल बी इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं देखिए, तो इसे लिखा जाएगा रेट फर्स्ट अपॉन 4। ओके, रेट सेकंड फाइंड करनी है, तो बिल्कुल रेट फर्स्ट अपॉन 4, तो यानी पहले वाली जो रेट है बेटा उसका 1/4 हो जाएगा। देखो ये जो सेकंड वाली रेट है, यानी जब आपने कंसंट्रेशन को चेंज किया, और ये पहले वाली रेट है विदाउट चेंजिंग द कंसंट्रेशन, तो जो नई रेट है कंसंट्रेशन को हाफ करने के बाद, ठीक है, वो पहले वाली रेट की क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, ठीक है, 1/4 हो जाएगी। तो रेट जो है वो 1/4 कम हो जाएगी, हम यूं कह सकते हैं, अगर हम कंसंट्रेशन को आधा कर देते हैं तो, ठीक है। सो आई थिंक यू हैव गॉट द आंसर, इसका आंसर मिल गया होगा बेटा। चलिए यहां पर लीटर मोल पर सेकेंड, ओके, और इसकी यूनिट बता दी है शिवराज ने, यस वेरी गुड। तो यहां पर देखिए हमें जो दिया गया है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट की यूनिट पूछी गई है, तो क्योंकि ये एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, देखिए ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो आपको एक बात बता दें, आपके पास कोई सी भी ऑर्डर हो, चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो, आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को अप्लाई करें और आप आराम से ऑर्डर बता सकते हैं। देखिए, और फॉर्मूला क्या है हमारे पास, दैट इज रेट, सॉरी, फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है, यूनिट ऑफ के दैट इज मोल पर लीटर 1 माइनस n, ठीक है, 1 माइनस n एंड सेकेंड इनवर्स, ये फॉर्मूला है। यहां n जो है वो ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है, अगर आप ऑर्डर को यहां रखते हैं तो आपके पास यूनिट आ जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो मोल पर लीटर और 1 माइनस, अब n यानी ऑर्डर क्या है आपके पास, देखो आपको इस रिएक्शन के लिए तो फाइंड करना है, और यहां ऑर्डर क्या कहा था, सेकंड ऑर्डर है ये, तो सेकंड ऑर्डर के लिए यहां n की जगह मैं 2 रख रहा हूं, देन सेकंड इनवर्स, और इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आपके पास क्या आना चाहिए, यहां रख देते हैं वैल्यू, तो इसको मैं लिख सकता हूं मोल पर लीटर, और 2 में से 1 माइनस किया, -1 सेकंड इनवर्स, ठीक है। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें इसको, सिंप्लीफाई करने पर आपके पास आ जाएगा मोल इनवर्स, ठीक है, लीटर इनवर्स अपॉन में, और फिर सेकंड इनवर्स। अब लीटर को मैं रेसिप ऊपर ले जाता हूं, तो ये बन जाएगा मोल इनवर्स, लीटर और सेकंड इनवर्स, ये आ जाएगा आपके पास में इसकी यूनिट। और हमारे पास जो आंसर आया था लीटर मोल इनवर्स पर सेकंड, बिल्कुल ठीक है शिवराज, ओके, यू हैव गॉट करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। सो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर है, ओके, इट इज क्लियर टू यू ऑल, समझ में आ गया होगा आई थिंक। चलिए फिर आगे चलते हैं, सो इसको रफ कर रहे हैं अपन। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, या ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, शानदार क्वेश्चन है बेटा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन। ये तो एक जनरल क्वेश्चन था, इसके आगे वाला पार्ट बहुत बढ़िया है इसका। तो एक तो इसने पूछा है कि रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट, रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय दीज टू थिंग्स। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं बेटा, ध्यान रखना, टाइम को थोड़ा सेव करने के लिए, ताकि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं हो, ठीक है। तो यहां पर मैं केवल उन क्वेश्चंस की हेडिंग ही लिख रहा हूं, ठीक है। और इनके जो क्वेश्चंस हैं, जैसा मैंने कहा आपको, पीडीएफ में जो बच्चे मान लो व्हाट्सएप पर मेरे से जुड़े हुए नहीं है, तो उन स्टूडेंट्स को भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा, वहां से पीडीएफ की फॉर्म में क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो वहां से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन, इसका पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का 6 का, उसमें पूछा गया है कि रेट लॉ और रेट कांस्टेंट, ठीक है, ये दोनों क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट। इसको समझना जरा अच्छी तरह से, रेट लॉ क्या है, ठीक है। एक्चुअली रेट लॉ एक एक्सप्रेशन है, रेट लॉ इज एन एक्सप्रेशन, और ये किस तरह का एक्सप्रेशन है, ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है विच इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज,
जो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पर बेस्ड होता है। एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं हम इस चीज को। देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास एक रिएक्शन है, A मोल A B मोल B गिव्स C मोल C एंड D मोल्स D। ठीक है, ये मैंने एक रिप्रेजेंटेटिव रिएक्शन लिख दी है, कोई भी कुछ भी रिएक्शन हो सकती है ये। ठीक है, तो यहां पर आपके पास A मोल A है, B मोल B है, C मोल C है और D मोल D है। ठीक है, अब आपको यहां पर इसके लिए सपोज रेट लॉ लिखना है, तो मैंने रेट लॉ लिखा, रेट इक्वल्स टू के A रेस टू पावर X और B रेस टू पावर Y। ठीक है, तो ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, ये एक्सप्रेशन यहां पर क्या कहलाता है, दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड रेट लॉ। इस एक्सप्रेशन को हम रेट लॉ कह रहे हैं। तो अब अगर मैं रेट लॉ को डिफाइन करना चाहूं तो कैसे बोलूंगा मैं बोलूंगा कि ये जो रेट लॉ है, ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्योंकि रिएक्टेंट की मोलर कंसेंट्रेशन को लिखा है मैंने, तो रेट लॉ एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, जहां पर हम लोग क्या करते हैं कि जो रिएक्शन की रेट है उसको रिएक्टेंट जो है उनकी मोलर कंसेंट्रेशन की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, हैविंग सम एक्सपोनेंशियल पावर ऑन देम, जिनके ऊपर कुछ ना कुछ एक्सपोनेंशियल पावर लगी हुई रहती है। बट रिमेंबर वन थिंग कि ये जो हमारे पास में एक्सप्रेशन है, इट इज टोटली बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज। ये पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पर बेस्ड होता है। ठीक है ना, पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के ऊपर बेस्ड होता है। तो ये चीज इसमें ध्यान रखें। रेट लॉ की अगर डेफिनेशन पूछी जाती है तो आपको इतना ही लिखना है, ठीक है, जो मैंने अभी बताया है। इट इज एन एक्सप्रेशन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, एंड दिस लॉ इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं रेट कांस्टेंट की, अब आपको कहा जाए कि रेट कांस्टेंट क्या होता है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रेट कांस्टेंट आपके पास k है यहां पर, ठीक है, तो रेट कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए अपन एक काम करते हैं। इफ मैं कंसंट्रेशन ले लेता हूं कि एक ही कंसंट्रेशन को अगर मैं 1 मोल पर लीटर कंसीडर कर लूं, ठीक है, एंड बी की कंसंट्रेशन जो है इसको मैं कंसीडर कर लेता हूं, इट इज आल्सो 1 मोल पर लीटर, मतलब यूनिट कंसंट्रेशन जिसको हम कहते हैं, कंसीडर कर लिया जाए, तो उस केस में आपके पास रेट जो है इट विल बिकम इक्वल टू के, रेट कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। के क्या है आपके पास, के इज अ रेट कांस्टेंट, ठीक है, तो हम रेट को ही रेट कांस्टेंट बोल सकते हैं। इसका मतलब हम रेट को ही रेट कांस्टेंट बोल सकते हैं, बट किस कंडीशन में कह सकते हैं, ओनली इन दोज कंडीशंस वेयर द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज यूनिट। अगर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की यूनिट आ जाए, ठीक है, 1 आ जाए, 1 मोल पर लीटर आ जाए, यहां पर मैं 1 मोल पर लीटर रख देता हूं दोनों की वैल्यू, तो के रेट के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहां क्या कह सकते हैं कि rate is called rate constant. Rate is called rate constant when the molar concentration of reactant is unit. जब reactant की molar concentration जो है वो unit होती है, उस condition में आप उसे क्या कह सकते हैं, उसे आप कह सकते हैं rate constant। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। इसमें एक चीज और पूछी गई है। अब जो नेक्स्ट पूछा गया that is very interesting। यहां पर आपको कहा गया है कि identify the order of reaction। ठीक है, आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। इफ यूनिट ऑफ इट्स रेट कांस्टेंट आर, इफ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट आर, अगर रेट कांस्टेंट की यूनिट दी गई है, फर्स्ट तो आपको दिया गया है लीटर इनवर्स मोल सेकेंड इनवर्स, ठीक है, लीटर इनवर्स मोल सेकेंड इनवर्स। तो इसको देख करके आपको ये बताना है, आइडेंटिफाई करना है कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होगी। तो एक्चुअली क्या होता है, या तो इसके दो तरीके हैं फाइंड करने के, या तो आप सबकी रेट को याद रखें, लेकिन आपको पता है कई बार फ्रैक्शन में भी आ जाती है रेट, तो सबको याद करना इट इज नॉट प्रैक्टिकल, वो प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, तो याद करने की बजाय सबसे बढ़िया काम है कि हमारे पास एक फॉर्मूला था रेट कांस्टेंट की यूनिट को फाइंड करने का, उस फॉर्मूले से हम इसे कंपेयर कर लें। और फॉर्मूला क्या था, द फॉर्मूला वाज मोल पर लीटर 1 माइनस एन, ये हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, इट वाज आवर फॉर्मूला। फर्स्ट ऑर्डर, शिवराज का आंसर आ गया है फर्स्ट ऑर्डर। चलिए देखते हैं बेटा क्या आ रहा है। सुमन यादव 0 ऑर्डर। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं इज इट करेक्ट और नॉट। और
तो यहां पर ये मैंने एक एक्सप्रेशन रख दिया है, और आपके पास जो ये है मोल पर लीटर, इसको मैं वापस लिख देता हूं, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड की तो खैर जरूरत ही नहीं है हमें। तो मैंने इनको कंपेयर किया बेटा, इस चीज को समझना आप ध्यान से, ठीक है। चलिए शिवराज देखते हैं क्या आना चाहिए। तो यहां पर देखो लीटर और मोल है, लीटर इनवर्स और मोल है, तो लीटर इनवर्स मोल को मैंने यहां रख दिया है, ठीक है। तो यहां पर पावर 1 ले रहा हूं मैं, और ये हमारा अकॉर्डिंग टू फार्मूला है। तो अब अगर आप देखें दोनों के बेसिस सेम हो गए हैं बेटा, दोनों के बेसिस सेम है, और अगर दोनों के बेस सेम है दैट मींस पावर को इक्विवेलेंट रखा जा सकता है, ठीक है। तो यहां अगर पावर को इक्विवेलेंट रखता हूं तो क्या लिख सकता हूं, देखो 1 माइनस n इक्वल्स टू 1, ठीक है। इसको उधर ले जाए आप, तो यहां n इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 माइनस, सॉरी इसको n को उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो 1 माइनस 1 इक्वल्स टू n, तो n इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है यहां पर। तो इसका मतलब ये क्या आ गया हमारे पास, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। शिवराज का 0 आ रहा था, ओके, सुमन का 0 आ रहा था, ठीक है बेटा, वेरी गुड, शाबाश, ग्रेट, दोनों का आंसर सही है, ठीक है। बट जैसे हम लोग डायरेक्ट भी इसको याद रख लेते हैं, बाकी ये जो मेथड है जो मैंने बताया बेटा, इस तरह से भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जो आपके पास फॉर्मूला होता है रेट कांस्टेंट की यूनिट फाइंड करने का, उससे कंपेयर कर ले जो आपको रेट दी गई है, ठीक है, ठीक है, ओके, उससे कंपेयर कर ले। तो कंपेयर करने के बाद आपको पता चल जाएगा जो n की वैल्यू आ रही है वो आपके पास में क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा, ठीक है, रेट कांस्टेंट का की यूनिट हो जाएगी, ठीक है, ऑर्डर हो जाएगा, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं, ऑर्डर हो जाएगा। तो ऑर्डर आपके पास में यहां पर 0 आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह से इसका एक पार्ट और है जो उसमें दिया हुआ है, तो इसी तरह से कंपेयर करके आप उसको भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, उसको फाइंड करके जरूर देखें। चलिए इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलैरिटी। इसको भी समझना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट को। तो यहां हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज आई थिंक इट इज 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलैरिटी, ठीक है। मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस हमको करना है एक बार, ठीक है। तो इस डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं, कैसे डिफरेंस किया जा सकता है, ओके। चलिए देखते हैं, तो डिफरेंस को समझते हैं हम, ओके। अब ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक बार मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में। इधर मैं लिख रहा हूं मॉलिक्यूलैरिटी और यहां मैं लिख रहा हूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस देख लेते हैं। लाइन थोड़ी टेढ़ी है, ओके, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो मॉलिक्यूलैरिटी किसे कहते हैं। देखिए तो मॉलिक्यूलैरिटी, सबसे पहली बात तो ये समझ लें कि आप मॉलिक्यूलैरिटी किन के लिए फाइंड करते हैं। मॉलिक्यूलैरिटी हमेशा केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए फाइंड की जाती है, ध्यान रखें, ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है, और एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए फाइंड की जाती है, ठीक है। और ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है इट इज फॉर ऑल टाइप ऑफ रिएक्शन, ऑल टाइप्स ऑफ रिएक्शन से मेरा क्या मतलब है, ऑल टाइप ऑफ रिएक्शन से मेरा मतलब है कि एलिमेंट्री रिएक्शन भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी हो सकती है। हर तरह की रिएक्शन के लिए हम इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब ऑर्डर मॉलिक्यूलैरिटी एक्चुअली है क्या समझना, क्योंकि मैंने कहा एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए फाइंड करते हैं, तो एलिमेंट्री रिएक्शन में जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट है, एलिमेंट्री बैलेंस रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट आपको दिख जाएंगे वो सारे रिएक्टेंट जो है वो क्या शो करते हैं, उसकी मॉलिक्यूलैरिटी को बताते हैं, ठीक है। जितने रिएक्टेंट होंगे उतनी मॉलिक्यूलैरिटी होगी किसी भी बैलेंस एलिमेंट्री रिएक्शन में। और एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होगी, जिसमें 3 या 3 से कम मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। दोबारा सुनना बेटा, जिनमें 3 या 3 से कम मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शंस। उन रिएक्शंस को हम एलिमेंट्री कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही इनको फाइंड किया जाता है। जब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारे पास रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कितने भी हो सकते हैं। पूरी रिएक्शन के लिए इसको फाइंड किया जाता है।
बट इसे केवल एक स्टेप के लिए, वो भी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए फाइंड करते हैं। ठीक है, दूसरा सेकेंड स्टेप, ठीक है, ये जो मॉलिक्युलैरिटी है इसको क्योंकि हम केमिकल रिएक्शन को देख करके फाइंड करते हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शन को देख करके फाइंड करते हैं, तो इसलिए ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, थ्योरेटिकल वैल्यू है, ध्यान रखना। इसे आप रिएक्शन को देख करके फाइंड कर सकते हैं, ये थ्योरेटिकल है। बट ये क्या है आपके पास, ये एक्सपेरिमेंटल है, इसको रिएक्शन को देख करके फाइंड नहीं करेंगे आप, ठीक है ना। रिएक्शन के अंदर चेंजेस करेंगे, कंसंट्रेशन में चेंज करेंगे, फिर आप देखेंगे कौन सा रिएक्टेंट जो है वो चेंज इन कंसंट्रेशन से इफेक्ट हो रहा है, ठीक, या रेट को इफेक्ट कर रहा है कौन सा रिएक्टेंट। तो जो रिएक्टेंट इफेक्ट कर रहा है इसका मतलब वो रेट को डिसाइड कर रहा है और वो फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में काउंट हो जाता है, ठीक है। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ध्यान रखें। नंबर 3, मॉलिक्युलैरिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, नेवर नेगेटिव, ठीक है, ये कभी नेगेटिव नहीं होती। कभी ऐसा सुना है कि माइनस में आपके पास कोई रिएक्शन में रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि माइनस में रिएक्टेंट हो आपके पास, वो प्लस में ही या पॉजिटिव ही होंगे, ठीक है। लेकिन ये जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मे बी नेगेटिव, ठीक है, मे बी नेगेटिव, ये नेगेटिव हो सकती है, ठीक है, ये नेगेटिव हो सकती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और नेगेटिव होने से क्या मतलब है, नेगेटिव होने से मतलब है कि अगर आप रिएक्शन में कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं तो रेट डिक्रीज हो रही है, तो ऐसी रिएक्शन जो होती है उसकी ऑर्डर आपको नेगेटिव देखने को मिलेगी, जहां कंसंट्रेशन को कम करने पर रिएक्शन की रेट कम हो रही है। ऐसी एक रिएक्शन हमने देखी भी थी, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें आप कंसंट्रेशन को लगभग 1/4 सॉरी कंसंट्रेशन को हाफ कर देते हैं तो रेट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ऐसा कुछ था, जो रेट जो है वो 1/4 हो जाता है, ठीक है, पहले से 1/4 हो जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, ठीक है। चलिए नंबर 4 पर आ जाए तो देखिए मॉलिक्युलैरिटी नेवर फ्रैक्शनल, ये मॉलिक्युलैरिटी फ्रैक्शनल नहीं होती है। फ्रैक्शनल मतलब 1/2, 2/3, 3/4 इस तरह से नहीं मिलेगी आपको। जबकि अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, ये फ्रैक्शनल हो सकती है, ठीक है, मे बी फ्रैक्शनल, मे बी फ्रैक्शनल, इसकी वैल्यू फ्रैक्शनल हो सकती है, ठीक है। और वन मोर लास्ट डिफरेंस और देख लेते हैं हम लोग बेटा, जो आपके पास मॉलिक्युलैरिटी है, ठीक है, मॉलिक्युलैरिटी ध्यान रखें ओनली फॉर वन स्टेप, ठीक है, ओनली फॉर वन स्टेप, इसको केवल एक स्टेप के लिए ही फाइंड किया जाता है। किसी रिएक्शन में जो एक स्टेप है उसके लिए इसको ऑब्टेन किया जाता है, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर होल रिएक्शन, पूरी रिएक्शन के लिए फाइंड किया जाता है। इसे पूरी रिएक्शन के लिए फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इनमें हम आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, मॉलिक्युलैरिटी क्या होगी, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में ये तो डिफरेंस की बात होगी, ये मैंने बता दिया आपको। आगे बात करते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर अ रिएक्शन, क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है आपका, दैट इज फॉर अ रिएक्शन, जो रिएक्शन दी गई है 2NH3 गिव्स गैसियस फॉर्म में प्लेटिनम की प्रेजेंस में N2 गैसियस प्लस 3H2 गैसियस, और इस रिएक्शन के लिए दिया गया है रेट इक्वल्स टू के। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, सिंपल और इंपोर्टेंट, रेट इक्वल्स टू के, और आपसे पूछा गया है कि राइट द ऑर्डर एंड मॉलिक्युलैरिटी ऑफ दिस रिएक्शन। तो आपको एक तो ऑर्डर फाइंड करना है, एक आपको मॉलिक्युलैरिटी फाइंड करनी है, एक आपको मॉलिक्युलैरिटी फाइंड करनी है, साथ ही आपको यूनिट ऑफ के भी लिखनी है, यूनिट ऑफ के। ये तीन चीज आपसे पूछी गई है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है ना बेटा ध्यान रखना कब पूछे जाते हैं, मतलब जैसे हाफ मार्क्स के लिए क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो बहुत छोटे क्वेश्चंस जो होते हैं टुकड़ों में ये पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखें, अच्छा क्वेश्चन है ये। यस, तो समझते हैं इसे। तो देखो यहां पर कहा गया है आपको कि ये जो रिएक्शन है यहां पर रेट के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर ऑर्डर क्या होना चाहिए इसका, चलिए एक बार पहले आपसे देख लेते हैं, आप में से कोई बता सके तो बेटा इसका आंसर बताएं। देखिए क्या आ रहा है, शिवराज, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, वेरी गुड।
शिवराज ने बता दिया। वैसे इसको ना एग्जाम्पल देख करके भी पहचान जाते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारी जो बुक्स में दिया गया है वहां अमोनिया का डिकम्पोजिशन जो है वो जीरो ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपको दे रखी है वो हो सकता है कि हमारी बुक में से ही हो सकता है कि उसे यहाँ कोई दूसरी रिएक्शन होती, तो आपको इसको देख करके उसको आइडेंटिफाई करना होता। ठीक है, तो उस केस में जरा समझिए आप इसे कि ऐसा कब पॉसिबल है जब आपके पास में ये रेट जो है वो के इक्वल आ जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां मैं रेट लिख रहा हूं, रेट इक्वल्स टू के, और यहां मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिखता हूं NH3 की पावर 0। तो अगर मान लीजिए NH3 की पावर 0 आ रही है तो उस कंडीशन में NH3 इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि अगर पावर 0 है तो वैल्यू 1 हो जाएगी, तो रेट हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, के इक्वल हो जाएगा। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये कंसंट्रेशन, जब इसके ऊपर पावर 0 आ रही है, और पावर 0 का मतलब ऑर्डर कितना होगा उसका 0, तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। तो इसका मतलब ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। लेकिन अगर हम मॉलिक्युलरिटी की बात करते हैं तो मॉलिक्युलरिटी भी आ गई है हमारी, बिल्कुल मॉलिक्युलरिटी 2 हो जाएगी। ग्रेट, मॉलिक्युलरिटी 2 हो जाएगी बेटा इसकी, क्योंकि इस रिएक्शन में आपके पास 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, तो मॉलिक्युलरिटी आ जाएगी यहां पर 2। ओके, यूनिट ऑफ के, तो यूनिट ऑफ के क्या आनी चाहिए हमें, ये और देख सकते हैं हम लोग। तो क्योंकि यहां पर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन का के लिए यूनिट की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, बिल्कुल मोल पर लीटर पर सेकेंड, बिल्कुल यहां पर क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड बेटा, सही है। ठीक है ना, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर के लिए अपन ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की यूनिट जो है वो ये आती है। ओके, तो इट वाज अ नाइस क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यस, चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है अपना, द रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर। हमारे पास में एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, और उस जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू गिवन है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, और रेट कांस्टेंट की वैल्यू 0.0030 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ इनिशियल कंसंट्रेशन, क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ लॉन्ग will it take, how long will it take for the initial concentration of A to fall from 0.10 m to 0.075 m। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन बेटा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, ऐसे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते हैं। एक्चुअली इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें एक बार अगर आपको समझ में आ जाए कि गिवन वैल्यूज क्या है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर एक बार अपन गिवन वैल्यूज लिख लेते हैं, क्या क्या हमें दिया हुआ है। तो देखिए रेट कांस्टेंट यानी के की वैल्यू गिवन है आपके पास। ठीक है, दूसरा आपको इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन दी गई है। यहां कहा गया कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर अ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए को, ठीक है, यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो इसका मतलब आपके पास ए की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो है 0.10 m, और फाइनल कंसंट्रेशन जो है ए की दैट इज 0.075 m। ठीक है, और के की वैल्यू आपको गिवन है ही, के की वैल्यू 0.0030। कितना टाइम लगेगा, दैट मींस आपको टी फाइंड करना है। ठीक है, तो अब ये आपके पास में 4 चीजें हैं जिसमें से 3 गिवन है, 1 फाइंड करनी है, और ऑर्डर भी आपको दे रखा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो डेफिनेटली आपको फॉर्मूला याद आ गया होगा कि कौन से फॉर्मूले को यूज में लेकर के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यस, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए अगर मुझे टी फाइंड करना है तो फॉर्मूला है हमारे पास R0 माइनस R अपॉन के। ठीक है, तो आपको वैल्यू पुट करनी है,
इनिशियल आर नॉट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वहां ए दे रखा है, मैंने आर लिख दिया है, ए लिख दें, कोई इश्यू नहीं है, कंफ्यूजन नहीं रहे, ठीक है, ए लिख देते हैं। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा 0.10 माइनस 0.075 डिवाइडेड बाय के, दैट इज 0.0030, ठीक है। बस आपको क्या करना है, यू हैव टू सॉल्व इट, बस इसको सॉल्व करना है एंड यू विल गेट द आंसर, और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब तो आई डोंट थिंक इसके अंदर ज्यादा कोई दिक्कत है, यू कैन इजिली सॉल्व इट, इसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है, फाइनल गिवन है और रेट कांस्टेंट गिवन है, आपको टाइम फाइंड करना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास क्या था, इट वाज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन थी हमारे पास में, ठीक है। चलिए इसको रफ कर रहा हूं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूं मैं, 9th क्वेश्चन इज ओवर। ओके, शिवराज का आंसर आ गया 8.33। ओके, मे बी बेटा हो सकता है शायद यही आंसर होगा, आई थिंक, ठीक है। लेकिन अभी मैं रफ कर रहा हूं क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट में थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा अपन ना, तो उसको थोड़ा सेव कर रहे हैं अपन। यस, चलते हैं आगे। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, दैट इज, चलिए, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, ठीक है। एक बार इनकी डेफिनेशन सुन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है डिफाइन, इनको डिफाइन करना है आपको। फर्स्ट तो है आपके पास स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और सेकेंड पार्ट है इसका, दैट इज हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन, ठीक है। दोनों को डिफाइन करना है। सो आई थिंक ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं, एक बार सुन लें आप अच्छी तरह से, बहुत सिंपल है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है स्यूडो मींस होता है फेक, ठीक है, नकली, इमेजिनरी, नॉट रियल, उसे आप स्यूडो कहते हैं। तो ऐसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो एक्चुअली में दिखने में तो सेकेंड ऑर्डर दिखती हो, हमें ऐसा लगे कि ये सेकेंड ऑर्डर है, बट रियल में वो फर्स्ट ऑर्डर हो, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर हम डेफिनेशन बोलते हैं तो हम कह सकते हैं दोज रिएक्शंस whose molecularity is 2 but order of reaction is 1, such type of reactions are called pseudo first order reaction. Actually pseudo first order reaction में होता क्या है कि one of the reactant has high concentration, उनमें से एक रिएक्टेंट जो होता है उसकी कंसंट्रेशन बहुत कह सकते हैं कि आप वो एक्सेस के अंदर होता है, नॉट हाई कंसंट्रेशन, वी कैन से इट इज इन एक्सेस, एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस इन एक्सेस क्वांटिटी देयर इज नो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर रिएक्टेंट, तो उसकी कंसंट्रेशन में चेंज नहीं होगा। और अगर कंसंट्रेशन में चेंज नहीं होगा तो डेफिनेटली वो रेट को इफेक्ट नहीं करने वाला है, और हमें पता है जो रेट को इफेक्ट नहीं करता है उसे हम ऑर्डर में काउंट नहीं करते हैं। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं इसे हम, ठीक है। जैसे आप देखिए एस्टर का डिकम्पोजिशन देखिए हम, हाइड्रोलाइसिस, एस्टर होता है हमारे पास CH3COO C2H5 HOH इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो यहां पर ये एस्टर है आपके पास, दिस इज एस्टर, और एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं आप, और जब ये डिकम्पोज होता है इट फॉर्म CH3COOH एंड C2H5OH, ठीक है, एसिडिक एसिड और वाटर बना, एल्कोहल बना रहा है। तो यहां समझे बेटा ये जो वाटर है ना ये एक्सिस के अंदर है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान देना बेटा बहुत, ठीक है। यहां वाटर जो है वो एक्सेस के अंदर है, क्योंकि वाटर एक्सेस के अंदर है तो वाटर की कंसंट्रेशन में रिमार्केबल चेंज नहीं होगा, वाटर की कंसंट्रेशन में नेग्लिजिबल चेंज होगा, तो वो रेट को इफेक्ट नहीं करेगा। अगर मैं इसका रेट लॉ लिखता हूं मैं, तो इस तरह से लिखा जाएगा कि CH3COO C2H5 एंड H2O, तो H2O के लिए 0 लिखूंगा मैं और यहां 1 लिखूंगा। तो यहां आपको समझ में आ गया होगा कि यहां अगर मैंने 0 लिखा है, H2O की पावर मैंने 0 लिखी है, दैट मींस H2O के टर्म्स में वो 0 ऑर्डर है और एसीटेट के टर्म्स में वो फर्स्ट ऑर्डर है। तो अगर आपसे यहां पर ऑर्डर पूछा जाए कि ऑर्डर क्या है, तो आप कहेंगे यहां ऑर्डर 1 है, दैट मींस ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, क्योंकि ये तो इफेक्ट ही नहीं कर रहा रिएक्शन को, इसकी कंसंट्रेशन में चेंज होगा बट ये इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके शिवराज, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यस। और उसके बाद अगर मैं इसकी मॉलिक्युलरिटी की बात करता हूं,
मॉलिक्युलैरिटी। तो इसकी मॉलिक्युलैरिटी और बता दो बेटा कितनी होनी चाहिए फटाफट। व्हाट शुड बी द मॉलिक्युलैरिटी? इसकी मॉलिक्युलैरिटी कितनी होगी? एस्टर का हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, मॉलिक्युलैरिटी 2 होगी। वेरी गुड, वेरी नाइस। और बेटा बाकी के आंसर नहीं आ रहे हैं मेरे पास में। यस सुमन, ग्रेट बेटा, वेरी गुड। 2 आएगी इसकी मॉलिक्युलैरिटी। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह की जो रिएक्शन है, सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इन्हें हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। इसके और भी एग्जांपल हो सकते हैं जो आपकी बुक्स में गिवन है। एक एग्जांपल मैंने ये बताया, एक एग्जांपल इन्वर्जन ऑफ शुगर है, इन्वर्जन ऑफ शुगर या हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस भी इसी का एग्जांपल है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, चलिए आगे चलते हैं, इसको रफ कर रहे हैं। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा हाफ लाइफ पीरियड, एक चीज और रह गई जो हम बात कर रहे थे, हाफ, ओके, हाफ लाइफ टाइम या हाफ लाइफ पीरियड, जिसको हम कह रहे हैं पीरियड, जिसे हम P1/2 से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, हाफ लाइफ टाइम या हाफ लाइफ पीरियड किसे कहते हैं, इसको और एक बार देख लेते हैं। देखिए हाफ लाइफ पीरियड बेटा, जैसा नाम से ही पता चल रहा है, किसी भी रिएक्शन में जो हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जितने टाइम में आधी रह जाएगी, टाइम टेकन बाय रिएक्शन, ठीक है, टाइम टेकन बाय रिएक्शन टू चेंज हाफ ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्शन का आधा जो रिएक्टेंट है, जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन आधी रह जाएगी, उसी टाइम को आप क्या बोलेंगे कि उसका हाफ लाइफ टाइम है। ठीक है, हाफ लाइफ टाइम क्योंकि आपके सिलेबस में 2 दिए हुए हैं, 0 ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, दोनों का हाफ लाइफ टाइम आप जरूर ध्यान रखें। ठीक है, जैसे टी हाफ, अगर मैं 0 ऑर्डर की बात करता हूं, 0 ऑर्डर, तो 0 ऑर्डर के लिए टी हाफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, दैट इज आर नॉट या आर अपॉन 2k। ठीक है, ये इसके लिए फॉर्मूला आता है आपके पास। और अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करता हूं, फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ जो है ये इक्वल होता है आपके 0.693 अपॉन के। तो ये 2 फॉर्मूले हैं। ठीक है, ये केवल फॉर्मूले ही नहीं है बेटा, इनसे एक बहुत मतलब एक हिडन सेंस भी है इसके पीछे, जहां से क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए मैं यहां पर इसको डिस्कस कर रहा हूं। अदरवाइज हम केवल डेफिनेशन पर ही छोड़ सकते थे इसको। और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है यहां पर वो क्या है समझना, कि यहां आप देखिए कि जो टी हाफ है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर मैं हाफ लाइफ टाइम की बात करता हूं, तो हाफ लाइफ टाइम और इनिशियल कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन है 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए, क्योंकि अब तक हम ये मानते हैं कि 0 ऑर्डर रिएक्शन जो होती है बेटा, उसकी रेट कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होती है, रेट कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होती है। बट अगर हम हाफ लाइफ टाइम की बात करें, तो हाफ लाइफ टाइम आप देख सकते हैं वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जो हाफ लाइफ टाइम है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब, अगर ग्राफ बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी दोनों के बीच में। ठीक है, कि अगर आप कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो हाफ लाइफ टाइम भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, अब यहां आ जाए आप फर्स्ट ऑर्डर में। आपने फर्स्ट ऑर्डर में ये पढ़ा था कि रेट जो होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, बट हाफ लाइफ टाइम के लिए ऐसा नहीं है, हाफ लाइफ टाइम के लिए ऐसा नहीं है। हाफ लाइफ टाइम इंडिपेंडेंट है। यहां पर कहीं आपको कंसंट्रेशन दिख रही है? नहीं दिख रही। अगर कंसंट्रेशन नहीं दिख रही है, दैट मींस हाफ लाइफ टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। हाफ लाइफ टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है। तो आप इसको यूं लिख सकते हैं, आर नॉट की पावर 0। पावर 0 का मतलब क्या हो गया? पावर 0 का मतलब इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, इससे इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन के। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया अपना हाफ लाइफ टाइम। ओके, अब देखिए आगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब ज्यादा नहीं बचे हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चन है, डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। तो और सारे के सारे क्वेश्चन जो भी अपन ने डिस्कस किए बेटा, सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, बाद में भी जब भी आपको टाइम मिले एक बार इस वीडियो को जरूर देख लें, ताकि ये क्वेश्चंस का रिवीजन हो जाए आपका।
या फिर जो वर्कशीट मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करा रहा हूं उसे जरूर एक बार खुद सॉल्व करके देख लें आप, ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए देखते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्वेश्चन नंबर 11 है आई थिंक। द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक रेट कांस्टेंट है आपके पास, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है हमारे पास 60 सेकेंड इनवर्स। हाउ मच टाइम विल इट टेक, कितना टाइम लगेगा, फाइंड करो। टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू 1/10 ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन वैल्यू। तो आपके पास में जो कितना टाइम लगेगा कि इनिशियल कंसंट्रेशन जो है उससे फाइनल कंसंट्रेशन 1/10 रह जाए। तो आप देखिए कि जो यहाँ जो फाइनल कंसंट्रेशन है, ठीक है, फाइनल कंसंट्रेशन उसको कहा गया है कि वो इनिशियल कंसंट्रेशन की 1/10 रह जाए, ठीक है। तो उसमें कितना टाइम लगेगा ये फाइंड करना है। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं, दोबारा से सुन ले आप इस चीज को, ठीक है। क्या कहा गया है क्वेश्चन में, कहा गया है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट जो है वो 60 सेकेंड इनवर्स है आपके पास। आपको फाइंड करना है कितना टाइम लगेगा अगर आप फाइंड कर रहे हैं कि फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन की 1/10 रह जाए, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए, तो आपको फाइंड करना है टी। अब टी कैसे फाइंड करेंगे, तो टी फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला है दैट इज टी इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग आर नॉट अपॉन आर, ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब यहां वैल्यू पुट कर देते हैं हम, तो t इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग आर नॉट अपॉन, अब r की वैल्यू पुट करते हैं बेटा, यहां पर कितनी आ रही है, दैट इज r नॉट और 10 ऊपर चला जाएगा, यहां पर r नॉट से r नॉट कैंसिल करें, k की वैल्यू पुट कर दें, 60 आ रही है आपके पास। तो t इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 60 इंटू लॉग 10, ठीक है। और लॉग 10 की वैल्यू आप जानते हैं कितनी है, तो t इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 60 इंटू लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है। तो बस आपको क्या करना है, 60 को डिवाइड करना है 2.303 में, ठीक है। तो जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट द आंसर, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, सो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से यहां पर सॉल्व होगा, ठीक है। कितना आंसर आ रहा है शिवराज का, ओके ओके डिलीट हो गया, गड़बड़ थी क्या आंसर में, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं आगे। सो आई थिंक आंसर आ जाएगा यहां तक, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, इट इज वेरी सिंपल, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। चलिए लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं अपन लोग। यस, इसको रफ कर रहा हूं बेटा मैं, चलिए। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ रिएक्शन, यस, क्वेश्चन नंबर 12 है ये, और इस 12th क्वेश्चन में दिया गया फॉर अ रिएक्शन A प्लस बी गिव्स P, द रेट लॉ इज गिवन। तो यहां इसके लिए एक रेट लॉ दिया गया बेटा, R इक्वल्स टू के A रेज टू पावर 1/2 एंड B रेज टू पावर 2, और पूछा क्या है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, L, इतना ही, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा गया है। तो आई फॉरगॉट टू ऐड 0 आफ्टर पॉइंट, ओके, नो इश्यू बेटा, नो प्रॉब्लम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं, तो यस यहां पर ऑर्डर देखना है हमें, तो इसका फटाफट ऑर्डर बता दो बेटा, कितना आ रहा है आपका, व्हाट शुड बी द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, इसका ऑर्डर कितना आना चाहिए, वेटिंग फॉर योर आंसर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, यस 2.5, ठीक है शिवराज, ओके 2.5। तो यहां पर ऑर्डर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, सिंपली हम लोग जो एक्सपोनेंशियल पावर है उनको ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल पावर है, अगर हम ऑर्डर निकाल रहे हैं तो इट इज 1/2 प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ 1/2 का तो हो जाएगा 0.5 और ये 2 है, दैट मीन्स 2.5, ठीक है। तो ये एक फ्रैक्शनल ऑर्डर वाली रिएक्शन है,
ठीक है, इसका ऑर्डर जो है फ्रैक्शन में आ रहा है हमारे पास 2.5, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन है ये। ओके यस, चलिए चलते हैं आगे। 12th क्वेश्चन हो गया अपना, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 16 क्वेश्चन है अपने पास, 15-16 क्वेश्चन है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा अरे एक चीज और पूछी थी इसमें, चलो कोई नहीं, एक बार फिर लिख देते हैं। सेकंड पार्ट है इसका बेटा, सेकंड पार्ट, दैट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव रेट कांस्टेंट। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है आपके पास, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कहा गया है कि के की जो वैल्यू है दैट इज 5.5 इंटू 10⁻⁻14 सेकेंड इनवर्स। तो फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, आपको फाइंड करना है हाफ लाइफ, ठीक है, आपको फाइंड करना है इसका हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दी गई है आपको, तो डेफिनेटली हमें पता है कि के और हाफ लाइफ में क्या रिलेशन होता है, तो इट्स वेरी सिंपल। तो हाफ लाइफ टी हाफ इक्वल्स टू फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693 डिवाइडेड बाय के, दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है अपने पास में, ठीक है, तो इस फॉर्मूले से अपन फाइंड कर सकते हैं। ओके गणेश, क्या बात है, गणेश भी हमारे साथ में। T1/2 इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के की वैल्यू पुट करते बेटा 5.5 इंटू 10⁻⁻14, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन 5.5 इंटू 10⁻14 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू इज ओनली यू हैव टू डिवाइड दिस वन, इसे डिवाइड करना है, ठीक है, यू विल गेट द हाफ लाइफ टाइम, आपको हाफ लाइफ टाइम मिल जाएगा। ओके आपको हाफ लाइफ टाइम मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, ग्रेट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 है दैट इज, ओके, आफ्टर 24 आवर्स ओनली 0 पॉइंट लिखते हैं, पहले टाइम लिखते हैं, ड्यूरेशन जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 में, आफ्टर 24 आवर्स only 0.125 gram out of the initial quantity of 1 gram of radioactive isotope remain, थोड़ी सी लैंग्वेज है बेटा, 2 मिनट ना, remains behind what is its half life period, इसका हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा। ओके नाइस क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। वैसे क्वेश्चन तो सारे ही शानदार है सर, आप कहेंगे कि सर तो सारे क्वेश्चन शानदार बता रहे हैं, बेटा एक्चुअली मैंने सारे क्वेश्चन जो है वो सेलेक्ट किए हैं जो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली पूछे गए हैं, ठीक है ना, तो डोंट वरी, मतलब ये क्वेश्चन अगर आप अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली आगे, ठीक है ना। इनके बाहर से क्वेश्चन आई डोंट थिंक कि कोई भी पूछा जाता है, क्योंकि अपन लगभग सभी फॉर्मूले अप्लाई करके यहाँ पर क्वेश्चंस कर रहे हैं, जितने भी फॉर्मूले रिलेटेड है वहां पर। चलिए देखते हैं, आफ्टर 24 आवर्स ओनली this gram out of initial quantity of 1 gram radioactive isotopes remain behind। ओके तो आपके पास जो इनिशियल कंसेंट्रेशन है बेटा वो 1 ग्राम है। यहां पर कहा गया कि शुरू में आपके पास कोई भी जो रिएक्टेंट था, ठीक है, उसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन आपके पास 1 ग्राम थी, फिर 1 ग्राम धीरे धीरे वो उसकी जो कंसेंट्रेशन है वो रेडियो एक्टिव है तो डेफिनेटली वो डिकम्पोज होगा और कंसेंट्रेशन क्या होती जाएगी,
वहां पर कम होती जाएगी। ये एक्चुअली बेटा यहां पर ध्यान रखना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन गिवन नहीं है, बट आपको बता दूं जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, जितनी भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती हैं, ऑल रेडियो एक्टिव रिएक्शंस आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखें आप, ऑल रेडियो एक्टिव रिएक्शंस आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है अपने पास, ठीक है। तो यहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है आपके पास, फाइनल कंसंट्रेशन आपको दी गई है, दैट इज 1 ग्राम, सॉरी दैट इज 0.125, ये फाइनल कंसंट्रेशन है। टाइम दिया गया है 24 आवर्स, यानी टाइम जो लग रहा है वो 24 आवर्स लग रहे हैं बेटा, 24 आवर्स लग रहे हैं। तो आपको बताना है व्हाट इज हाफ लाइफ पीरियड, टी हाफ की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, ठीक है, टी हाफ की वैल्यू फाइंड करनी है। दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड इन 2 स्टेप्स, 2 स्टेप्स में सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन 2 स्टेप्स में सॉल्व होगा। देखिए कैसे सॉल्व होगा। पहला काम हमें क्या करना है, पहले हमें देखो, क्योंकि इसने टी हाफ पूछा है, अब टी हाफ फाइंड करने के लिए हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो तरीका है वो यही है, 0.693 अपॉन के, ये फॉर्मूले, इस फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ टी हाफ, टी हाफ की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बट के तो चाहिए, के तो चाहिए हमें, के कैसे फाइंड करेंगे। तो के फाइंड करने के लिए आपको हेल्प लेनी पड़ेगी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में के कैसे फाइंड करते हैं, के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, यही फॉर्मूला था, इसी फॉर्मूले को यूज में लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए तो k इक्वल्स टू, बेटा फाइंड करते रहना, मेरे से पहले आंसर लाके दिखाओ, आई विल बी मोर हैप्पी। अगर आपका आंसर मेरे से पहले आ जाता है तो आई विल बी मोर हैप्पी बेटा, ठीक है ना। चलिए तो t हाफ, आपके पास t की वैल्यू कितनी है 24, और log r नॉट की वैल्यू देखो कितनी है आपके पास 1 अपॉन, और r की वैल्यू आपके पास में है दैट इज 0.125, ओके। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 24 लॉग, और इसे देखो पॉइंट को अगर आप हटाते हैं तो बेटा यहां पर क्या आएगा आपके पास, यहां आ जाएगा 30 लगा दें ऊपर, 1000 अपॉन 125, इसको कैंसिल करें 8 आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं साइड में सॉल्व कर लेता हूं थोड़ा सा, ठीक है। तो log 8 को क्या लिख सकते हैं आप, log 8 को लिख सकते हैं log 2 रेज़ टू पावर 3, log 2 रेज़ टू पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं 3 log 2, और 3 log 2 का मतलब 3 इंटू 0.3010, दैट मल्टीप्लाई करो 0309.0, तो यानी log 8 को सॉल्व करोगे तो 0.9030 आ जाएगा आपके पास, ठीक है, ओके। और ये वैल्यू यहां पुट कर दो, तो k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 24, और लॉग हटा दो भाई 0.9030, ठीक है। अब ये k की वैल्यू है, इसको अभी मत सॉल्व करो क्योंकि यहां रख करके सॉल्व कर सकते हैं, इजी रहेगा सॉल्व करना, ठीक है। तो आप यहां t हाफ आपको फाइंड करना है 0.693 अपॉन k की वैल्यू यहां पुट करें 2.303 इंटू 0.9030 अपॉन 24 है, ऊपर ले जाते हैं 24 को, इसको सॉल्व कर लो, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और आंसर कितना आएगा 6.0182 अप्रॉक्स आ रहा है शिवराज का। बेटा इसका आंसर अप्रॉक्स इतना नहीं, बट अप्रॉक्स 8 आएगा, 8 आवर्स, ठीक है ना। इसका आंसर अप्रॉक्स 8 आवर्स आएगा, एक बार वापस चेक कर लेना आप, ठीक है ना, हो सकता है कहीं पर कैलकुलेशन एरर हुआ हो, ठीक है। तो अप्रॉक्स 8 आएगा इसका आंसर, ओके। चलिए आगे चलें। तो इस तरह से रफली सॉल्व, ओके नो प्रॉब्लम बेटा, हाँ ओके। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो 8 आ जाएगा आपका। जो मैंने मेथड बताया कि पहले आपको करना क्या है, यहां पर आपको k की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ k देन पुट द वैल्यू हियर, फिर वैल्यू को यहां पुट कर दें आप k की वैल्यू को इस फॉर्मूले में, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ t हाफ, आपको t हाफ की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, ग्रेट। चलिए आगे चलते हैं।
ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ गया। अब कितने क्वेश्चन बचे हैं, ज्यादा नहीं है वैसे तो, वी आर अबाउट टू फिनिश, थोड़ी देर का और है। यस, क्वेश्चन नंबर 13, शो दैट इन अ फर्स्ट ऑर्डर, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 यहां दिया गया है, शो दैट इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9% is 10 times that of the half life of the reaction। देखिए क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि आपके पास जो T 99.9% में लगने वाला टाइम है, मतलब रिएक्शन को 99.9% कंप्लीट होने में लगने वाला टाइम जो है वो T हाफ मतलब 50% में लगने वाले टाइम का 10 टाइम होता है। ये चीज आपको प्रूव करनी है, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है यहां पर, ये चीज आपको प्रूव करनी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। एक बार वापस रिमाइंड करा दूं क्या कह रहा है ये कह रहा है कि 99.9% कंप्लीट होने में लगने वाला टाइम, ठीक है, हाफ मतलब 50% में लगने वाले टाइम का 10 टाइम्स होता है, 10 गुना होता है, ठीक है, अगर आप किसी रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। ओके, दिस इज परमजीत सिंह। बेटा जरूर बिल्कुल पी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे, बट थोड़ा सा वेट। हम जैसे हर संडे को या हर हॉलीडे को एक चैप्टर कंप्लीट करते हैं, तो मे बी कमिंग वीक्स के अंदर हम लोग जो है पी ब्लॉक भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसमें भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कोशिश करेंगे कि उसको वन शॉट, बाकी पी ब्लॉक जो है बेटा बड़ा चैप्टर है, एक दिन में तो नहीं होगा, बट उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कम से कम 2 क्लास चाहिए, कम से कम 1.5 से 2 घंटे की 2 क्लास चाहिए, उसमें सारे क्वेश्चंस उसके डिस्कस हो जाएंगे, ठीक है। तो कमिंग वीक्स के अंदर अपन उसको सॉल्व करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं बेटा, ठीक है। तो यहां पर आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये प्रूव करना है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको इस चीज को प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? तो अब देखो, अगर आपको कहा गया है कि T 99.9%, तो इसका मतलब यह है कि रिएक्शन में रिएक्टेंट जो है वो रिएक्शन कर चुका है और 99.9% रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो अगर मैं इनिशियल कंसंट्रेशन को 100 मानता हूं, क्योंकि परसेंट में दे रखा है ना बेटा, तो इनिशियल को आप 100 अगर कंसीडर कर रहे हो, तो आपके पास फाइनल कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? तो 100 में से आप 99.9 को डिक्रीज कर दो, घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपके पास आ जाएगा 0.1, ठीक है ना, 0.1 आपके पास बच जाएगा इसकी कंसंट्रेशन। तो ये इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन आपके पास में आ गई है। अब इसके लिए अगर मैं K की वैल्यू देखता हूं, ठीक है, सॉरी K की नहीं, T 99% में निकालता हूं, 99.9% में निकालता हूं, तो इसके लिए फॉर्मूला लग जाएगा आपके पास 2.303 अपॉन K लॉग और इनिशियल कंसंट्रेशन। एक बार तो फॉर्मूला ये, चलो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन 100 और फाइनल कंसंट्रेशन 0.1, ठीक है। ये मैंने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी है। ओके, तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई है बेटा आपकी, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई है। अब आ जाते हैं अपन सेकंड इक्वेशन को बिल्ड करें, इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, फिर सेकंड इक्वेशन ले लेंगे। तो T 99.9% इक्वल्स टू 2.303 K लॉग, अगर मैं यहां से पॉइंट हटाता हूं, इसको सॉल्व करते हैं अपन यहां एक बार रफली, लॉग 100 अपॉन 0.1। तो देखो पॉइंट अगर रिमूव करता हूं मैं, तो एक 0 ऊपर लगा दिया तो क्या हो गया 1000, और लॉग 1000 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 3 होती है, ठीक है ना। तो यहां मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं, इसकी 3 आ गई, ठीक है, इसको सॉल्व कर दिया मैंने यहां पर और वैल्यू 3 आ रही है। इसको एज इट इज रखें, इसको इक्वेशन 1 नाम दे रहा हूं मैं, 1 तो इसको दिया था, इसको देते हैं 1 नाम, ठीक है। अब आप आ जाओ T हाफ के लिए। तो T हाफ का मतलब क्या होता है? T 50%, ध्यान रखना, T हाफ का मतलब है T 50%, दैट मींस 50% कंप्लीट होने में लगने वाला टाइम वो T 50% हो जाएगा। तो T 50% के लिए फॉर्मूला क्या है आपके पास? T हाफ के लिए 0.693 अपॉन K, ये फॉर्मूला है बेटा, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन हो गई आपकी। अब फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर लो आप, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर कर रहे हैं। तो देखिए T 99
T 99.9% डिवाइडेड बाय T 50% या हाफ लिख दो, एक ही बात है, इक्वल्स टू, और ये दोनों वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, ये वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके, तो आपके पास क्या आएगा देखो, 909.6 अपॉन के, और फिर नीचे वैल्यू पुट कर रहा हूं 0.693 इंटू के, और ये के ऊपर चला गया, तो के से के कैंसिल हो गया, इसको इससे डिवाइड करोगे 10 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। नाउ द रिजल्ट इज T 99.9% अपॉन T हाफ इक्वल्स टू 10। और जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो T 99.9% इक्वल्स टू 10 इंटू T हाफ। यही चीज आपको प्रूव करनी थी, यही चीज आपको प्रूव करनी थी, और हमने इसको प्रूव कर दिया है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, इवन कंपटीशन एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आपको पूछ ले, इस तरह से दे देते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पास में 99.9% कंप्लीट होने में लगने वाला टाइम फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और 50% कंप्लीट होने में लगने वाले टाइम का रेशो क्या होगा, या इन दोनों में रिलेशन क्या होगा। तो इस तरह के आपको बहुत से रिलेशन दे दिए जाते हैं, उसमें से एक रिलेशन आपको फाइंड करना होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब दो क्वेश्चन और हमें सॉल्व करने हैं, बाकी 1.5 आवर हो चुका है और 10 मिनट का हो रहा है अपना, 5 या 7 मिनट का हो रहा है। दो क्वेश्चन और सॉल्व करने हैं सिंपल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको एक रिएक्शन दी गई है, दैट इज 2NO प्लस Cl2 गिव्स 2NoCl, ठीक है। और इस डबल्ड, यहां कहा गया कि इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल्ड when concentration of Cl2 is doubled। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत शानदार क्वेश्चन है, डबल्ड, एंड इट becomes 8 times when concentration of both NO and Cl2 are doubled। Find the order of reaction। आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करनी है, ठीक है। आई थिंक रेड में आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा रेड कलर में दिखने में इशू रहता है, आई थिंक, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम डिफरेंट कलर से लिख देंगे अपन, ठीक है। ओके चलिए देखते हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि आपको ये रिएक्शन दी गई है, और इस रिएक्शन के लिए कहा गया है कि इसकी रेट जो है वो डबल हो जाती है अगर आप Cl2 की कंसंट्रेशन को डबल कर देते हैं। तो पहले तो इसके लिए रेट लिख देते हैं अपन, ठीक है। तो रेट इक्वल्स टू, इसको मैं लिख देता हूं कि K और NO की पावर X और Cl2 की पावर Y, क्योंकि हमें देखो ऑर्डर नहीं पता, हमें इस रिएक्शन का ऑर्डर नहीं पता है, वी डोंट नो द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या मान लिया है कि NO की टर्म्स में ऑर्डर X है और Cl2 की टर्म्स में ऑर्डर Y है, ओके। अब हमें क्या करना है, यहां पर हमें ये बताना है कि ये X और Y क्या है। एक बार अगर हमें पता चल गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Y, देन फिर हम ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं आराम से, दोनों को ऐड करके बता देंगे कि ऑर्डर इतना होगा, बट इसको फाइंड तो करें। चलिए देखते हैं। अभी इसने जो हमें कंडीशन दी है, ये कहा है कि अगर हम Cl2 की कंसंट्रेशन को डबल कर देते हैं तो रेट डबल हो जाती है। तो चलिए इस बार लिखते हैं अपन रेट फर्स्ट, और मैंने Cl2 की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया,
और रेट डबल हो गई, तो रेट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डबल हो गई रेट के। और साथ में इसने क्या कहा है, इसने कहा है Cl2 की कंसंट्रेशन को डबल कर दीजिए, Cl2 की कंसंट्रेशन को डबल कर दो। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आ रही होगी बेटा। ये क्या कह रहे हैं कि Cl2 की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया जाए तो रेट भी डबल हो जाती है। ठीक है, रेट डबल हो जाती है। ये एक केस बना दिया मैंने। दूसरा केस, इट बिकम्स 8 टाइम्स, रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम हो जाती है अगर दोनों की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया जाए। देखो रेट 8 टाइम हो जाती है, रेट सेकंड बना देता हूं इसको, ये 8 टाइम इंक्रीज हो गई है अगर अपन के इसको भी डबल कर दें, NO की कंसंट्रेशन को, और Cl2 की कंसंट्रेशन को भी डबल कर दें। ठीक है, दोनों के आगे 2 2 लगा दें आप, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 8 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। तो अब आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि हमारे पास x और y की वैल्यू क्या होगी। ओके, इसको ले रहा हूं इक्वेशन फर्स्ट, इसको ले रहा हूं सेकेंड, और इसको ले रहा हूं थर्ड। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो सिंपल सा तरीका है, थर्ड में सेकेंड को डिवाइड कर दो। ठीक है, तो पहले तो अपन ले लेते हैं फ्रॉम थर्ड एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन को लेते हैं। तो देखो 8 रेट, एक बार फर्स्ट सेकेंड हटा दें इसमें ना, क्योंकि रेट से रेट कैंसिल नहीं होगा नहीं तो, अपॉन 2 रेट इक्वल्स टू, इसे लिखते हैं। तो यहां पर ये है आपके पास, पेन दूसरा ले लें, यस, इस 8 के लिए आपके पास में k 2NO पावर x 2Cl2 पावर y डिवाइडेड बाय, फिर इसके लिए लिखें k NOx और 2Cl2y। ओके, तो एक चीज देखिए बेटा, यहां पर आपको एक चीज समझ में आ गई होगी। हमने क्या किया है, हमने इस थर्ड इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर दिया है। ठीक है, और डिवाइड करने के बाद अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो, जो नहीं होता उसको रहने दो। ठीक है, तो यहां पर देखो ये इससे कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दिया हमने। ठीक है, रेट रेट से कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दिया हमने। अब जो बच रहा है उसको लिख लो, तो क्या बच रहा है इधर लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो बच रहा है वो है 8/2, इसको भी कैंसिल कर दो, 4 आएगा। ठीक है, तो 4/1 इक्वल्स टू, k से k कैंसिल हो गया, इसको भी हटाओ, जाने दो, 2NO आपके पास आ गया, 2 टाइम्स है ना, ओके, 2 की पावर x, NO से NO की कैंसिल हो जाएगा, NO की पावर x अपॉन और NO रेज टू पावर x। इसको देखना बेटा, इसको ब्रैकेट को मैंने ओपन किया है, यहां पर जैसे मैंने ओपन किया है तो 2 की भी पावर x है, NO की पावर भी x है, या NO की पावर x है, तो NO से NO कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बच रहा है, केवल 4 और 2 बच रहा है। यहां पर 4 को क्या लिख सकता हूं, 2 रेज टू पावर 2 इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर x। ठीक है, लिखा जा सकता है। तो अब क्या करें, बेस सेम है दोनों में, अगर बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाती है, x इक्वल्स टू 2 आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास में ये जो x की वैल्यू है वो 2 है, यानी NO जो है वो सेकंड ऑर्डर है, NO सेकंड ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब क्या फाइंड करना है, x फाइंड कर लिया, अब y फाइंड करना है। अब y फाइंड करने के लिए एक स्टेप और कर लें। ठीक है, कि इस x की वैल्यू रख करके और इसको रख लेते हैं अपन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को। तो आप देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अब 2 इक्वेशन ले लो आप, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ले लो बेटा। तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या है, रेट इक्वल्स टू k NOx Cl2y। ठीक है, x की वैल्यू पुट कर दूं, x2 आया अपने पास, x की वैल्यू पुट कर दिया बेटा मैंने, यहां 2 लगा दिया है। देन वापस रेट, ठीक है, इसको अपन फर्स्ट वाले से सॉल्व कर रहे हैं, यहां 2 लगा रहा हूं नीचे में। ठीक है, नीचे 2, एक काम करें, चलो कोई दिक्कत नहीं, तो हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, उसके बाद में यहां जो अपन इससे डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो इसको नीचे लिख देते हैं k, उसके बाद NO, इसकी भी पावर x है तो 2 आ जाएगा यहां पर, और फिर क्या आ गया यहां पर 2Cl2 पावर y। ठीक है, तो मैंने केवल क्या किया है बेटा, फर्स्ट में सेकंड को डिवाइड कर दिया और कुछ नहीं किया मैंने, कुछ स्पेशल नहीं किया है,
फर्स्ट में सेकंड को डिवाइड कर दिया है। तो अब इसको सॉल्व कर ले अपन, ठीक है। रेट से रेट को कैंसिल कर दिया, के से के को कैंसिल कर दिया, NO2 से NO2 को कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब जो बच रहा है उसको लिख लेते हैं। हमारे पास क्या बच रहा है देखो, 1/2 इक्वल्स टू, और यहां क्या बच रहा है आपके पास, दैट इज Cl2 पावर y अपॉन, यहां क्या है देखो 2 पावर y और देन Cl2 पावर y, ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। इन दोनों का रेसिप्रोकल करके सीधा कर लो इसको, 2 इक्वल्स टू 2 पावर y, यूं हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि 2 की पावर कितनी है बेटा, 1 है, 2 की पावर भी 1 है। अब दोनों के बेस सेम है, 2 और 2 दोनों के बेस है, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसका मतलब ये जो y है यहाँ 1 है, तो इसका मतलब Cl2 की टर्म्स में फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। तो आपके पास x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, और ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, x और y का सम जो होता है उसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो x और y क्या आ गया आपके पास, x की वैल्यू आपके पास आई थी 2 और y की वैल्यू आ गई आपके पास 1, दैट मींस 2 + 1 इक्वल्स टू 3। तो आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा इसमें, 3। ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है, ओके। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है बेटा। चलिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा, ये ध्यान रखना, इंपोर्टेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो है आपके आईआईटी के अंदर देखने को मिल जाते हैं, आईआईटी मेन में, एडवांस में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इन क्वेश्चंस को जरूर करें। और जो अपन कहते हैं कभी कभी थोड़े केमिस्ट्री के अंदर ट्विस्टेड क्वेश्चन आ जाते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये उन्हीं के पार्ट है, ठीक है। आपको मतलब ये मान चलें 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे जरूर मिल जाते हैं बोर्ड एग्जाम में जो सरप्राइज करें, सो दे आर सरप्राइजिंग क्वेश्चंस, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चंस है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यस, सो 1 hour and 40 minutes अब तक की मेरी YouTube की सबसे बड़ी क्लास हो गई। इतनी बड़ी क्लास मैंने कभी ली नहीं, बट आप लोग का इंटरेस्ट है, इस वजह से हमारा भी इंटरेस्ट है, हमारी भी एनर्जी बनी रहती है। चलिए ग्रेट, एक बार थोड़ी इसमें इंक फिल कर दें और फिर चलते हैं आगे। यस, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, सेकंड लास्ट है वैसे तो, देखते हैं। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यस, ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, एंड दिस क्वेश्चन इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, a first order reaction is 75% completed, 75% completed in 40 मिनट, ठीक है। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 40 मिनट में 75% कंप्लीट हो जाती है। तो कहा गया है कि कैलकुलेट इट्स टी हाफ, इसका टी हाफ आपको कैलकुलेट करना है, इसका आपको टी हाफ कैलकुलेट करना है। साथ में एक चीज और दी गई है यहां पर, प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन गिवन प्लॉट, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन गिवन प्लॉट, प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन गिवन प्लॉट, ठीक है। गिवन प्लॉट में आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको कहा गया कि 75% कंप्लीट हो जाती है 40 मिनट में। इसका मतलब अगर मैं इनिशियल कंसंट्रेशन को 100 मानता हूं, 100 कंसीडर करता हूं, तो आपके पास फाइनल कंसंट्रेशन जो है वो कितनी होनी चाहिए। अब समझो बेटा, 75% कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो 100 में से 75 माइनस कर दो, आप 100 में से 75 माइनस कर दो, कितना बच जाएगा, 25, ठीक है। तो फाइनल कंसंट्रेशन 25, इनिशियल कंसंट्रेशन 100, टाइम आपके पास में 40 मिनट, 40 मिनट। आपको कैलकुलेट करना है टी हाफ कितना होगा, ठीक है।
तो सेम वही क्वेश्चन है, वैसे ये क्वेश्चन अपन ने इस तरह का एक देख लिया था, उसी पैटर्न का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसे हम सॉल्व कर सकते हैं आराम से कि क्या होना चाहिए। जस्ट ए मिनट, चलिए देखते हैं। तो यहां पर सॉल्व करें इसे, तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं के, क्योंकि हमें पता है बेटा अगर टी हाफ फाइंड करना है हमें, तो टी हाफ के लिए हमें 0.693 अपॉन के, ये फॉर्मूला चाहिए। तो जब तक आपको के नहीं मिलेगा जब तक टी हाफ नहीं आएगा, ठीक है। तो के की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी हाफ, सॉरी टी गिवन है लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो यहां पर आपके पास k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी, और लॉग की वैल्यू, इसकी वैल्यू t की वैल्यू पुट कर दें आप 40 मिनट, और लॉग, और इनिशियल है 100 और फाइनल कंसंट्रेशन है आपके पास में दैट इज 25 डिवाइड करते हैं तो 4 आएगा। तो k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 40 और log 4, ठीक है। log 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 2। तो इसको सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा 2.303 अपॉन 40 log 2 रेज़ टू पावर 2, ठीक है। 2 को आगे ले लें तो k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 40, और यहां हो जाएगा ये 2 log 2, ठीक है। और log 2 का मतलब क्या होता है बेटा, log 2 की वैल्यू होगी 0.3010, ये वैल्यू पुट कर दें यहां पर 0.3010, और इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके और वैल्यू को, k की वैल्यू को यहां पुट कर दें, ठीक है, t हाफ फाइंड करने के लिए। तो t हाफ फाइंड करने के लिए 0.693 अपॉन k की वैल्यू पुट कर रहा हूं 2.303 इंटू 2 इंटू 0.3010, और 40 ऊपर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो और आपके पास टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, आपके पास टी हाफ की वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब इसका एक सेकंड पार्ट हो रहा है, उसको और समझ लेते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है, आज अपन ने काफी लंबी क्लास ली है, वेरी गुड। चलिए देखते हैं। तो लास्ट जो है अपना पार्ट क्या है, प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन गिवन प्लॉट। प्लॉट तो बनाए नहीं, अपन प्लॉट बना देते हैं। देखिए फर्स्ट प्लॉट ये है आपके पास, फर्स्ट प्लॉट ये है जिसमें आपको टी हाफ दिया गया है और इनिशियल कंसंट्रेशन दी गई है, और इस तरह से ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। दूसरा बना हुआ है इस तरह से है कि टी हाफ दिया हुआ है और इनिशियल कंसंट्रेशन दी हुई है और स्ट्रेट लाइन दी गई है। तो आपको केवल बताना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। चलिए एक बार पूछ लेते हैं जो भी कनेक्टेड है। बेटा फर्स्ट वाले प्लॉट के लिए क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकती है ये? इन फर्स्ट केस व्हाट टाइप ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज दिस, किस तरह का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये? यस बेटा, किस तरह का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है? जीरो ऑर्डर। ओके, नो प्रॉब्लम शिवराज, मुझे भी जाना है बेटा मार्केट, मैं भी लेट हो रहा हूं, तो बस ये लास्ट क्वेश्चन है। तो अब अपन बात कर रहे थे, एक बार ये लास्ट क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। तो यहां एक चीज समझना बेटा, क्योंकि जीरो ऑर्डर के लिए हमने पहले बात की थी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सॉरी ये जीरो ऑर्डर नहीं है बेटा, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है ना। अभी क्या आंसर दिया था, जीरो ऑर्डर दिया था आई थिंक उसने, ये एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर है। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, आपने पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ होता है बेटा, है ना, उसका क्या रिलेशन है, ये होता है टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के, इस तरह से आता है। तो आप देखो इसमें कहीं पर आपको कंसंट्रेशन नजर नहीं आती, तो इसमें हमने कहा था कि जो टी हाफ है वो कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है, कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है। तो इस वजह से आप देखो यहां पर ये लाइन स्ट्रेट है, इसका मतलब कि अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो टी हाफ तो पर इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा, बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये किस ऑर्डर की रिएक्शन के लिए, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है, ध्यान रखना। तो ये फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है ये, फर्स्ट ऑर्डर। और सेकेंड ऑर्डर के अंदर आपने जो रिलेशन देखा था वो क्या था, टी हाफ इज इक्वल्स टू आर नॉट अपॉन 2k, ये रिलेशन था, ठीक है। तो टी हाफ आर नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहां पर जब आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो साथ साथ मतलब टाइम टी हाफ की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी।
तो ये हमने आज के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखते हैं, कोशिश करेंगे या तो सॉलिड स्टेट को डिस्कस करेंगे, ठीक है, लेकिन यू विल बी नोन, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, मैं कम्युनिटी पेज पर जो भी हम नेक्स्ट चैप्टर ले रहे हैं, ठीक है, उसका जो थंबनेल है वो आपको मिल जाएगा, तो यू विल बी इजली नो कि व्हाट टाइप ऑफ चैप्टर वी आर गोइंग टू टेक नेक्स्ट, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, और हर हॉलीडेज में हर संडे को अपन इस तरह से ही क्लास लेते रहेंगे। अगर आपको चैप्टर का रिवीजन करना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करना है, तो संडे की क्लास को जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, ग्रेट बेटा, ओके बेटा, थैंक यू बेटा।